हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज चल रही है और इजी नोट्स की हेल्प से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। एमपीसी 001 का ये फोर्थ पार्ट है जिसमें आज हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एक टॉपिक और उसके बाद मेमोरी के डिफरेंट टॉपिक्स की तरफ आएंगे। आज का क्लास बहुत ईजी है, अभी तक आपने 3 क्लासेस कवर कर लिए हैं और अब इसके बाद ज्यादा क्लासेस नहीं बचे हैं। मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि हम 5 से 6 वीडियोस में आपके एमपीसी 1 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। पूरा सिलेबस मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बेस्ड पूरा सिलेबस, क्योंकि 5 से 6 वीडियो में पूरा सिलेबस ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो सभी वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिटेल्ड वीडियोस अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सारे टॉपिक माइन्यूटली कवर करना चाहते हैं तो वहां पर आप जा सकते हैं। लेकिन ये सीरीज चल रही है इजी नोट्स की और ये इजी नोट आप पीडीएफ की फॉर्म में भी रिसीव कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नोट्स को लिया है और बहुत अच्छा फीडबैक दिया है, जिसके लिए हम एक्सट्रीमली थैंकफुल। लेकिन अभी हम इस नोट्स की ही हेल्प से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। और आज हम शुरुआत करेंगे रिसर्च मेथड्स इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी से। प्रीवियस वीडियोस को आप देख चुके होंगे और उसमें भी कुछ टॉपिक कॉग्निटिव साइकोलॉजी के थे लास्ट वीडियो में। तो चलिए बिना किसी डिले के क्लास की शुरुआत करते हैं। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में रिसर्च मेथड्स कौन कौन से होते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी में कौन कौन से इश्यूज आते हैं जब स्टडी किया जाता है, रिसर्चेस की जाती हैं। अब हम ये समझेंगे कि वो कौन कौन से रिसर्च मेथड्स हैं जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में यूज होते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में कुछ मेथड्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे मेथड्स वही हैं जो आप किसी भी रिसर्च में यूज करते हैं। जैसे साइकोलॉजी में जब आप रिसर्च को समझते हैं तो जनरल मेथड्स हैं बहुत सारे, वो सभी कॉग्निटिव साइकोलॉजी में भी यूज होते हैं। तो जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे एक्सपेरिमेंट्स आपको नजर आ रहा है, सब लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, आप पढ़ेंगे तो ये वो चीजें हैं जो जनरली भी आप जानते हैं। तो जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। इसलिए मैंने बोला जो आज का वीडियो है वो काफी ईजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। फिलहाल शुरुआत करते हैं। जो रिसर्च मेथड है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, वो इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि जो भी मेंटल प्रोसेसेस है, जैसे परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह, इनको अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं थ्रू रिसर्च मेथड, डिफरेंट रिसर्च मेथड्स अप्लाई करके। इन रिसर्च मेथड्स में एक वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशंस होते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ऑब्जर्वेशन टेक्निक, कंप्यूटेशनल मेथड, न्यूरो साइंटिफिक टूल्स। अब जो मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि आपको कुछ चीजें डिफरेंट लगेंगी, वो ही यही है कि कंप्यूटेशनल मॉडल, न्यूरो साइंटिफिक टूल्स, कुछ चीजें एडिशनल है क्योंकि कॉग्निटिव साइकोलॉजी डिफरेंट है और साइकोलॉजी और ब्रांचेस से। तो यहाँ पे पहले हम एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं। लैब एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं। लेबोरेटरी में आपने भी कई एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए होंगे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, अब तक किए होंगे। ऑफकोर्स 10th क्लास तक तो सभी की होती है, कॉमन होते हैं सब्जेक्ट्स। तो लेबोरेटरी के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। वहां पे चीजें क्या होती है, हमारे अंडर कंट्रोल होती है, नेचुरल वे में नहीं होती है। हम वहां पे जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं उसके लिए सेटिंग्स हम बनाकर चलते हैं। तो यही एक्सपेरिमेंटल मेथड होते हैं जिनमें लेबोरेटरी के अंदर जब हम मेथड करते हैं तो ये मेजर करते हैं कि कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल का जो इफेक्ट है वो कितना आया है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट हमने उस पर क्रिएट किया है। यहाँ पे एक टॉपिक आपके सामने आता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। आप चाहें तो एमपीसी 5 की बुक से उठा के इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगी, बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन मैंने किया है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का, वो भी आप देख सकते हैं। पर देखिएगा जरूर, क्योंकि आपको समझ में आना जरूरी है कि रिसर्च में वेरिएबल्स होते क्या है। ऑलराइट, फिलहाल एक्सपेरिमेंट्स अलाउ फॉर अ हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड द एबिलिटी टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब एक और टर्म आती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है, ये तो मैं जनरली एक लाइन में आपको बता के आगे बढ़ सकती हूँ, फिर भी इसका वीडियो आप देख सकते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि जब भी किसी एक चीज का दूसरे पर कुछ इफेक्ट आता है तो जो पहली चीज होती है वो हमेशा कॉज होती है और जो दूसरी चीज होती है वो हमेशा इफेक्ट दिखाती है। जैसे कि मैं जो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज बोल रही हूँ, ये वेरिएबल्स की टर्म में है कि जैसे किसी भी पर्सन को मान लीजिए धूप की, सनलाइट की वजह से कोई आइस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे सनलाइट क्या है, सनलाइट कॉज है, और जो उसका इफेक्ट आ रहा है कि उसको कोई डिसीज हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसकी आईज में तकलीफ हो रही है, वो उसका इफेक्ट है। तो दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, एक सनलाइट और एक क्या हो गई उसकी आई से रिलेटेड जो भी इशू है। ये दो वेरिएबल्स हैं जो दोनों चेंज हो सकते हैं। सनलाइट भी चेंज हो सकती है अगर पर्सन जो है वो सनलाइट के कांटेक्ट में ना जाए तो। सनलाइट को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन उस फिनोमेना को, चीज को थोड़ा अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं बेसिकली। तो क्या होगा, हम ये दोनों वेरिएबल हो गए जहाँ पे एक वेरिएबल में चेंजेस लाने से या एक वेरिएबल के एनवायरनमेंट में चेंजेस लाने से दूसरे वेरिएबल पे फर्क आएगा। तो क्या होगा, जो कॉज है उसमें अगर चेंजेस हम लाएं तो इफेक्ट पे भी हमें फर्क दिखेगा। यही कहलाता है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। ओके, ये दो वेरिएबल्स के बीच में हमें देखने को मिलता है। तो लैब में ये चीज होती है कि हम जो चाहें, हम अगर कॉज को चेंज करने की कोशिश करें तो इफेक्ट में फर्क आएगा। केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स आप करते थे ना, आप डिफरेंट सॉल्ट्स यूज करते थे,
तो आप सॉल्ट बदल दीजिए, एक्सपेरिमेंट का जो इफेक्ट है, रिजल्ट है, वो भी बदल जाएगा। तो वही चीज़ है। तो ये हमारा एक टाइप का हो गया। अब आप फील्ड एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। फील्ड एक्सपेरिमेंट लेस कॉमन होते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, ये दूसरी तरीके की चीज़ों में, सोशल साइकोलॉजी में, बाकी में ज़्यादा यूज होते हैं, क्योंकि कॉग्निटिव साइकोलॉजी की जो डीलिंग है वो बेसिकली हमारे माइंड के एक्शन से है, ब्रेन के एक्शन से है, माइंड की प्रोसेसिंग से है। तो वहां पे हम फील्ड में जाके चीजों को उतना नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्योंकि एक मेथड होता है और कहीं कहीं पर ये हो सकता है, चीजों में यूज हो सकता है कि हम नेचुरल सेटिंग में फील्ड एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर सकते हैं, और कई जगह पर हम रियल वर्ल्ड में कॉग्निटिव प्रोसेसेस कैसे हो रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ जगह पर यूज हो जाता है। फिर आता है क्वासी एक्सपेरिमेंट। क्वासी का मतलब होता है एज इफ मतलब अगर ऐसा हो तो क्वासी का जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि रिसर्चर्स स्टडी द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट दे कैन नॉट मैनिपुलेट डायरेक्टली, ऑफ्टन ड्यू टू एथिकल और प्रैक्टिकल कॉन्स्टेंट। अगर किसी बच्चे के साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है जिसके बारे में हम रिसर्च करना चाहते हैं, तो हम उसको ट्रॉमेटिक इवेंट याद दिला दिला के नहीं बात कर सकते, है ना। तो ऐसे में हमारा क्वासी एक्सपेरिमेंट होता है, जहां पर हम ऐसे सिनेरियोज के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं जिनको प्रैक्टिकली करना मुश्किल होता है। जैसे अर्थक्वेक के बारे में हम बात करें, तो अर्थक्वेक तो ना हम क्रिएट ही कर पाएंगे और ना ही हम उसके बारे में कुछ चीजों को उस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे है ना कि कंपेयरिंग मेमोरी परफॉर्मेंस इन ओल्डर अडल्ट वर्सेस यंगर अडल्ट्स टू अंडरस्टैंड एज रिलेटेड कॉग्निटिव डिक्लाइन, ये क्वासी एक्सपेरिमेंट का एक एग्जाम्पल हो गया। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज क्या होती है? ऑब्जर्वेशन में दो तरीके के ऑब्जर्वेशन आते हैं, एक होते हैं नेचुरलिस्टिक, एक होते हैं स्ट्रक्चर्ड। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन वो होता है जो नेचुरल वे में होता है और यहाँ पे किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं होता, नेचुरल वे में चलने दिया जाता है। इस ऑब्जर्वेशन से जो रिजल्ट हमें मिलते हैं वो काफी ज्यादा सही होते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी ये होती है कि जो पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है उसके बायस्ड होने का इस पे इफेक्ट आ जाता है कि हम अक्सर वही देखना चाहते हैं, हम अक्सर वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। ये एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे सोचने के तरीकों का या हमारे थिंकिंग की प्रोसेसेस का इफेक्ट पड़ जाएगा उन चीजों पर जो हो रही हैं, है ना। हमें लगेगा ऐसा हो रहा है तो हम वैसा मान लेंगे। तो ये बहुत बड़ा बायस होता है, कॉग्निटिव बायस, जो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में हमें देखने को मिलता है। लेकिन क्योंकि एक मेथड है स्टडी का रिसर्चेज में, तो इसलिए इसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। आप जानते भी होंगे इसके बारे में। फिर स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन वो होता है जहाँ पे चीजें वेल प्लान्ड होती हैं, लेकिन काम ऑब्जर्वेशन का हो रहा है। ये कोई हम इसको, अब स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है तो आप सोचेंगे कि जब सब चीजें प्लान्ड है तो क्या हम इस एक्सपेरिमेंटल मेथड कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम चीज वेरिएबल्स में मैनिपुलेशन करते हैं और एक लेबोरेटरी सेटअप में वो होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। लेकिन स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या होगा? काम ही ऑब्जर्वेशन का हो रहा है, लेकिन जो चीजें हैं वो वेल प्लान्ड है। जैसे आप कैमरा लगा के किसी को चेक करते हैं, वो क्या है? स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है ना, आपको पता है। और अगर सामने वाले को भी पता है कि मेरा ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो उसकी तरफ से बायसनेस शुरू हो जाएगी भाई। अब होता है ना कि किसी पर्सन को अगर पता रहे कि उसकी इस पर्सनैलिटी का एनालिसिस हो रहा है, तो वो उस तरीके से बहुत अच्छा अपने आप को दिखाने की कोशिश करने लगता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है इंटरव्यूज। इंटरव्यू में पर्सन वो थोड़ी होता है जो वो होता है, वो दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है। तो इस वजह से स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में एक यहाँ पे जो पर्सन है, जिसका हम पर्सन या सिचुएशन है जो भी है, उसकी तरफ से बायसनेस आ सकती है। फिर आती है केस स्टडीज। केस स्टडीज के बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं कि केस स्टडीज क्या होती हैं। केस स्टडीज इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जहां पर हम किसी टॉपिक की बहुत बारीकियों पे चले जाते हैं। केस स्टडी की दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमेशा हम लिखनी चाहिए। एक तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है और केस स्टडीज कभी भी शॉर्ट ड्यूरेशन की नहीं होती, इट इज ऑलवेज अ लॉन्ग प्रोसेस। कि शॉर्ट में हम कोई और मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन केस स्टडीज ही तब है जब उसके ऊपर डीपर स्टडी करेंगे। डीपर कर रहे हैं मतलब टाइम टेकिंग है। दूसरा केस स्टडी के बारे में खास बात यह है कि इसमें हम डिफरेंट मेथड्स, जो हम अभी आगे पीछे मेथड्स पढ़ रहे हैं ना, वो सब केस स्टडीज में मेथड्स यूज कर सकते हैं। मतलब केस स्टडीज अपने आप में एक ब्रॉड, कहना चाहिए ब्रॉड मेथड है जो अपने अंदर ही सब मेथड्स इंक्लूड करके रखती है। तो केस स्टडीज के बारे में आप ये सब लिख सकते हैं। ओके, अब पॉइंट है कि केस स्टडीज हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में कैसे यूज करेंगे कि केस स्टडीज प्रोवाइड डिटेल्ड इनसाइट्स इनटू स्पेसिफिक कॉग्निटिव प्रोसेसेस बाय एग्जामिनिंग रेयर और अनयूजुअल कंडीशंस। दिस मेथड हैज बीन इनवैल्यूएबल इन अंडरस्टैंडिंग ब्रेन फंक्शन। न्यूरोसाइकोलॉजी में केस स्टडीज का यूज होता है कि किसी पर्सन के साथ ऐसी ब्रेन इंजरी हुई थी, फिर क्या हुआ था, कैसे उसके माइंड के प्रोसेसेस करने जो है स्लो हो गए, कैसे मेमोरी का डिके हुआ, मेमोरी फॉरगेटिंग, इन सब चीजों में बहुत यूज होता है केस स्टडी का। न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स, अब आ गई है थोड़ी साइंटिफिक टेक्निक, है ना, जिसके बारे में मैंने कल बात भी की थी कि न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स क्या होती है, जिसमें हम ब्रेन की इमेजेस ले सकते हैं। मींस जो डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनकी बात हो रही है। हमसे मेरा मतलब हमेशा वही होता है, समझ जाया करिए। थोड़ा सा मेरे बोलने का, पढ़ाने का क्लास में तरीका ऐसे होता है कि बच्चों के साथ में ऐसे लगने लगता है कि आई एम द डॉक्टर, मैं ही यहाँ पे वो बात कर रही हूँ, तो उसको थोड़ा समझ लीजिएगा। न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स क्या होती हैं कि
ये दीज अलाउ रिसर्चर्स टू विजुअलाइज ब्रेन एक्टिविटी एंड स्ट्रक्चर। इसकी हेल्प से थोड़ा चीजें और बारीकी से पता चल जाती है। जैसे कि क्या होता है कि जब हम किसी पेट के डॉक्टर के पास जाते हैं तो जनरल चीजें अजम्पशन बना सकते हैं डॉक्टर, लेकिन अगर उनको एक्यूरेसी से अपना बात बतानी है तो वो क्या कहेंगे कि आप अल्ट्रासाउंड कराइए या जो भी चीजें, या फिर हम हड्डी के डॉक्टर की बात कर ले अगर, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आप इसका एक्सरे करवाइए, तभी वो सही से बता पाएंगे। छूकर तो ऐसे नहीं बता सकते, कुछ चीजों का आइडिया उन्हें होता है बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। तो वही चीज यहाँ पर भी होती है कि न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स वो टेक्निक्स होती हैं जहाँ पे हम न्यूरॉन्स की इमेजेस, न्यूरॉन्स मतलब ब्रेन रिलेटेड एक्टिविटीज की इमेजेस को ले सकते हैं। और जब रिसर्चर्स इनका यूज करते हैं तो इसकी हेल्प से वो किसी भी रिसर्च में थोड़ा क्लैरिटी ज्यादा क्रिएट कर पाते हैं ना, जैसे केस स्टडीज हो गई, ऑब्जर्वेशन हो गया, यहाँ चीजें हाइपोथेटिकल ज्यादा चलती हैं। लेकिन जब न्यूरो इमेजिंग होगी तो जब जितनी चीज साइंटिफिक होगी उतनी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, आपको पता ही है इस बात का। फिर आता है एफएमआरआई, फंक्शनल मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग, ये इसी का एक पार्ट है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप के पार्ट है बेसिकली, ईईजी, पीईटी, ये सब क्या होते हैं, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। इसमें ब्रेन एक्टिविटी को डिटेक्ट किया जाता है थ्रू द स्कैन। ईईजी में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को स्कैन किया जाता है। एफएमआरआई में क्या किया जाता है, ब्रेन एक्टिविटी बाय डिटेक्टिंग चेंजेस इन ब्लड फ्लो। तो ये डिफरेंट टाइप के हैं, लेकिन सबका काम क्या है, काम सबका वही है, न्यूरो मतलब ब्रेन की इमेजिंग करना डिफरेंट तरीकों से। तो डिफरेंट तरीकों में आपको सब नाम भी याद रखने पड़ेंगे और ये भी जान के ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसका काम क्या है। काम मिक्स मत कर दीजिएगा कि जिसका जो काम है वही होगा। ओके, जैसे एफएमआरआई में क्या होगा, ब्लड फ्लो के थ्रू डिटेक्ट होगा। ठीक, एग्जाम्पल सबके दिए हुए हैं, जब आप इन नोट्स में से पढ़ेंगे इन्हें तो आपको एग्जाम्पल से भी हेल्प मिलेगी। अब आते हैं रिएक्शन टाइम एंड एक्यूरेसी मेजर। रिएक्शन टाइम क्या होता है, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो रिएक्शन टाइम को जरूर मेजर करते हैं। रिएक्शन टाइम, द टाइम इट टेक्स टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस। जैसे हम कई बार क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं तो कुछ बच्चे बहुत मतलब क्वेश्चन खत्म होने से पहले हाथ खड़ा कर देते हैं कि मैम हमें आंसर आता है, और कुछ को हमें क्वेश्चन रिपीट करना पड़ता है, फिर शायद हिंट भी देनी पड़ती है। तो हर पर्सन की प्रोसेसिंग डिफरेंट है। यही कहलाता है रिएक्शन टाइम, कि आप कितनी देर में किसी चीज का आंसर कर रहे हैं, वो उसका रिएक्शन टाइम होता है। तो जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इस रिएक्शन टाइम पर बेस्ड भी अपने रिसर्चेस में यूज करते हैं कि भाई रिएक्शन टाइम पर भी डिपेंड करता है कि पर्सन की जो प्रोसेसिंग है वो कैसे हो रही होगी। एंड एक्यूरेसी, और कितना करेक्ट रेस्पॉन्स है। बच्चे कुछ क्लास में जल्दबाज भी होते हैं जो उन्होंने बिना सुने हाथ भी खड़ा कर दिया, फिर आंसर भी गलत कर देते हैं। तो एक्यूरेसी भी मैटर करती है। अब ये भी नहीं कि आप जल्दी रिएक्शन टाइम की वजह से गलत भी चीज को बता दे तो वो भी ठीक नहीं रहेगा। तो दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, हाउ क्विक यू आर एंड हाउ एक्यूरेट यू आर, दोनों चीजों को रिएक्शन टाइम और एक्यूरेसी मेजर के अंदर रखा जाता है। ओके, तो इस तरीके से ये भी एक टाइप ऑफ रिसर्च मेथड है। कंप्यूटेशनल मॉडलिंग क्या होती है, कंप्यूटेशनल मॉडलिंग का मतलब होता है दिस स्टिमुलेट कॉग्निटिव प्रोसेसेस यूजिंग अल्गोरिथम एंड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। इन मॉडल्स के थ्रू हम किसी पर्सन की मेमोरी, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि एक कंप्यूटर मॉडल डेवलप किया गया है दैट मिमिक ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन चेस और अदर स्ट्रेटेजिक गेम्स। बहुत सारे एआई टूल्स हैं जब हम जो यूज करते हैं, आप लोग एआई टूल्स यूज करते हैं तो एआई टूल्स में एक्यूरेसी कितनी होती है। अगर आपको कभी पता चले कि आप किसी चीज को किसी एआई टूल की हेल्प से यूज कर रहे थे और गलत निकले वो, तो आपको मालूम चलेगा ना कि आप मतलब रिसर्चर्स जो होते हैं अगर ये एआई टूल्स बनाते भी हैं तो वहां पे वो कंप्यूटेशनल मॉडल्स का यूज करते हैं, जिसमें कनेक्शनिस्ट मॉडल एक आता है। ये इस न्यूरल नेटवर्क पे वर्क करता है कि कैसे कॉग्निटिव फंक्शन ब्रेन में रिप्रेजेंट होते हैं। फिर आता है सर्वे एंड सेल्फ रिपोर्ट, बहुत कॉमन मेथड है, ये तो हर चीज में मिल जाएगा आपको। एक केस स्टडी, एक ऑब्जर्वेशन, एक इंटरव्यू, एक सर्वे, ये तो कुछ ऐसे मेथड है, हर रिसर्च का पार्ट होते हैं। अच्छा, सर्वे की हमें जरूरत भी बहुत होती है। जब हम सर्वे करते हैं तो हमें डेटा पता चलता है कि लोगों का, क्योंकि ऑफकोर्स सर्वे तो हम लोगों पर ही कर रहे होंगे, उनसे ही हम डेटा ले रहे होंगे, तो हमें पता चलता है कि लोगों का क्या व्यू है इसके बारे में, है ना। तो थॉट प्रोसेसिंग भी निकल कर आती है सर्वे के थ्रू। सेल्फ रिपोर्ट में क्या होता है, पर्सन अपने बारे में चीजों को खुद ही एग्जिबिट करता है। सेल्फ रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट खुद देना। किस तरह से ले सकते हैं सेल्फ रिपोर्ट, थ्रू क्वेश्चन आया, थ्रू वर्बल रिस्पॉन्सेज, नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज, कुछ भी हम कर सकते हैं। तो सर्वे और सेल्फ रिपोर्ट भी इसका एक पार्ट होते हैं, इनके थ्रू भी हमें पता चलता है कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आयर आस्किंग पार्टिसिपेंट्स अबाउट देयर स्टडी हैबिट्स टू अंडरस्टैंड देयर मेटा कॉग्निटिव अवेयरनेस ऑफ लर्निंग स्ट्रेटजीज। कोई पर्सन अपनी लर्निंग स्ट्रेटजी को लेके कितना सेल्फ एक्टिवेटेड है, ये जानने के लिए अगर हम उसकी स्टडी हैबिट्स का एक क्वेश्चन आयर बनाए। इसमें भी इनडायरेक्ट तरीके से भी ले सकते हैं। अगर आप किसी से डायरेक्ट पूछेंगे तो वो सब अच्छी अच्छी बातें बताएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने बारे में अपनी ऐसी कुछ 5 हैबिट्स बताइए आपके बारे में, तो आप अपनी वो 5 हैबिट्स में बेस्ट ऑफ द बेस्ट ढूंढ के लाने की कोशिश करेंगे ना। ऐसी कोई हैबिट तो हैबिट तो बुरी भी हो सकती है, लेकिन जनरली होता क्या है कि लोग अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही हर चीज को बताते हैं।
कोई भी शायद ही मेरे इस स्टेटमेंट के बाद किसी के माइंड में आया होगा कि कुछ मैं नेगेटिव भी बता सकता हूँ। अगर आपके माइंड में आया तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा, मेरे लिए भी एक रिसर्च का पार्ट हो जाएगा कि मैंने जब इस क्वेश्चन को थ्रो किया तो कितने लोगों के माइंड में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थॉट्स आए, और कितने लोग ऐसे थे जिनके सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स आए। और सिर्फ नेगेटिव वाले तो मैं नहीं मान सकती, इट वुड बी वेरी वेरी रेयर। चलिए एक छोटी सी रिसर्च यहाँ पे हम भी कर लेंगे आपके थ्रू, जब आप इस पर कॉमेंट करेंगे, है ना, पता चलेगा। फिर आती है लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज क्या होती हैं? दे फॉलो द सेम इंडिविजुअल्स और ग्रुप ओवर एक्सटेंडेड पीरियड्स टू ऑब्जर्व हाउ कॉग्निटिव प्रोसेसेस चेंज ओवर टाइम। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज जो हमेशा होती हैं वो एक लंबे टाइम की चीजें की होती हैं। 10 ईयर स्टडी ऑन हाउ एजिंग इफेक्ट्स मेमोरी एंड डिसीजन मेकिंग इन ओल्डर एडल्ट्स, लंबे फेज के लिए होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज होती हैं। और ये एक ही पर्सन पर होती हैं, मतलब किसी किसी एक चीज पर बात करेंगी लेकिन लंबे टाइम तक बात करेंगी, तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज हो गई। क्रॉस सेक्शनल क्या होती हैं? ये कंपेयर करके करती हैं, जैसे हमने एक ही पर्सन के ऊपर या एक ही ग्रुप ऑफ पीपल या एक ही कम्युनिटी, एक मतलब यूनिट है, यूनिट मतलब एक पर्सन की अकेले बात नहीं हो रही है, जब लॉन्गिट्यूडनल की हम बात कर रहे हैं एक चीज को एक ही सिनेरियो में लेके चलती हैं, उसमें यूनिटी ज्यादा नजर आती है। क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है? हमने एक कंपैरिजन हो जाता है, तो यहाँ पे स्टडीज कंपेयर करते हैं डिफरेंट ग्रुप की, डिफरेंट लोगों के साथ में, और इसके हेल्प से हमें ये पता चलता है कि एक टाइप के लोगों में ऐसा क्या है जो दूसरे टाइप के लोगों में नहीं है। किस बारे में मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे भी? कॉग्निटिव एक्शंस के बारे में। ऐसे तो बहुत कुछ होगा एक ग्रुप में जो दूसरे में नहीं होगा, पर यही रिसर्च जब सोशल साइकोलॉजी में जाएगी तो सोशल हैबिट से रिलेटेड बात हो जाएगी। यही जब किसी और टाइप की साइकोलॉजी में जाएगी तो दूसरे टाइप की बात हो जाएगी। एजुकेशनल में जाएगी तो अचीवमेंट पर बेस्ड हो सकती है कि एक ग्रुप में क्या है जो दूसरे में नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो क्रॉस सेक्शनल में हम डिफरेंट सेक्शंस को आपस में क्रॉस करा के देखते हैं। तो इस तरीके से कॉग्निटिव साइकोलॉजी वाइड रेंज के रिसर्च मेथड्स को यूज करती है। आपने देखा बहुत सारे मेथड्स थे ये, और 10 मार्कर में क्वेश्चन आता है तो इतने पॉइंट्स आप आराम से लिखाएंगे, मेरे ख्याल से समझ में भी आपको सब आ गए होंगे। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज टाइप ऑफ मेमोरी। मेरा तो बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेमोरी, क्योंकि जब हम इसे पढ़ते हैं ना तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है एटकिंसन रिचर्ड शिफ्रिन का मॉडल, वो साथ में कवर हो जाता है। तो अब मैं, आप समझ लीजिए 18th और 19th एक साथ ही पढ़ा रही हूँ आपको, कुछ चीजें उसमें एडिशनल है वो मैं एडिशनल बताऊंगी और इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। वैसे टाइप ऑफ मेमोरी को बताने से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ दिखा देती हूँ, क्योंकि एटकिंसन और शिफ्रिन का मॉडल भी आ चुका है। ये टाइप ऑफ मेमोरी 6 या 3 मार्कर में आता है। ओके, 3 मार्कर में अलग से भी पूछ सकते हैं, किसी एक टाइप की मेमोरी के बारे में पूछ सकते हैं। अगर ऐसा आ गया तो आपके 3 मार्क्स पक्के हैं आराम से, क्योंकि आप बहुत आसानी से लिख देंगे। तीनों चीजें बहुत आसान होती हैं, मतलब जो 3 टाइप की मेमोरी होती है, ठीक है। फिर एटकिंसन रिचर्ड शिफ्रिन का जो मॉडल आएगा इसमें भी हम देखिए इसी की बात करेंगे, सेंसरी मेमोरी की बात करेंगे, शॉर्ट टर्म मेमोरी, पूरा यही चलेगा, है ना। उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी चलेगा। तो इतना सारा कंटेंट आपको इसमें से लिखना है, फिर मॉडल को क्विकली कवर करेंगे। वापस आ जाती हूँ मैं मॉडल की, अपनी मेमोरी की तरफ, ठीक है। मेमोरी जो होती है बेसिकली 3 टाइप की होती है। जब हम साइकोलॉजी में से पढ़ते हैं तो वैसे मेमोरी और भी टाइप की होती है, इसी साइकोलॉजी में और टाइप की होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इसके सब पार्ट्स होते हैं। पर मेजरली हम ओवरऑल बात करेंगे तो वो टाइप ऑफ मेमोरी 3 टाइप की होती है, सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। तीनों का कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है, इसकी तरफ बाद में आइएगा, पहले मेरी तरफ ध्यान से देखिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सेंसरी मेमोरी वो होती है जो हम अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू रिसीव करते हैं, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है वो हम अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही रिसीव करते हैं। जैसे आप इस समय इस टॉपिक के बारे में जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो इस वीडियो को देख कर ले रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, बाकी कुछ और एक्शन नहीं कर सकते, जैसे कि आप केवल देख सकते हैं और सुन सकते हैं। यही आपका अभी जो है मेमोरी में चल रहा है, एक्शन में चल रहा है। तो यहाँ पे आपके 2 सेंस ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं, आईज और इसके अलावा ईयर्स। इनके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं वो कहीं आपके माइंड में जाके सेव हो रही है, थोड़ी देर के लिए हो सकती है, हो सकता है आप इसे सुने, आपको नहीं समझ में आए, पसंद नहीं है, आप एग्जिट कर दें। हो सकता है आप इसे सुने और आपको लगे कि ये बात बिल्कुल सही चल रही है, बार बार उसे रिकॉल करने की कोशिश करें। तो मेमोरीज जो होती है वो टाइम पर बेस्ड होती है। अगर आपने किसी बात को सुना या देखा या किसी तरीके से भी फील किया थ्रू योर सेंस ऑर्गन्स और आपने उसे इग्नोर कर दिया बिकॉज वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं थी, तो वो मेमोरी आपकी सेंसरी मेमोरी बन जाती है, क्योंकि आपने उसको रिसीव तो किया, आपने उसे अटेंड तो किया, पर ये बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए होती है। फिर आती है आपकी इसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी वो हो गई जो सबसे शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, लेकिन उसमें से कोई बात अगर हमारे काम की निकली तो हमने क्या किया, उस बात को रिकॉल करने की कोशिश की। जब हमने उसको थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करी तो वो बन गई हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी या फिर वर्किंग मेमोरी। ऑलराइट, अब इस वर्किंग मेमोरी को, जिसका दूसरा नाम शॉर्ट टर्म मेमोरी भी है, इस वर्किंग मेमोरी को हम ओवर टाइम, लंबे टाइम तक जब रिहर्स करेंगे तो ये बन जाएगी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। मतलब तीनों मेमोरी एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं, लेकिन ड्यूरेशन की वजह से वो लंबा या कम चलती हैं। अब वापस स्क्रीन की तरफ आ जाइए।
यहाँ पे हम बात करें 3 टाइप की मेमोरी होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये टेम्परेली स्टोर होती है सेंसरी इंफॉर्मेशन के थ्रू, साउंड, लाइट, ये सब की वजह से। ये इतना ब्रेन इसको प्रोसेस करता है, लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए। इसका ड्यूरेशन वेरी ब्रीफ होता है, यानी कि 2 सेकंड, 1 सेकंड, कुछ भी आप रैंडमली देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब कुछ बहुत शॉर्ट होता है। इसकी कैपेसिटी लार्ज होती है, लेकिन ये बहुत स्पीड से डिके हो जाती है। इसके भी 2 टाइप हैं, इसके आइकॉनिक और इकोइक मेमोरी। आइकॉनिक मतलब विजुअल इन्फॉर्मेशन, इकोइक मतलब ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको एग्जांपल देते वक्त भी इन 2 का ही यूज किया था, आइकॉनिक और इकोइक मेमोरी का, क्योंकि सबसे ज्यादा हम आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं, बाकी चीजें बात की बात है ना। अब आप कुछ टेस्ट करके किसी टेस्ट की वजह से आपके माइंड में कोई चीज रहे या आपको फील हो, तो ये चीजें कम होती है। दिन भर आप खाते तो नहीं रहते हैं, लेकिन दिन भर देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। ओके, आते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरफ। इसका फंक्शन क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है वो टेम्परेरी होल्ड करती है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा ड्यूरेशन के लिए रुकती है, मतलब 15 से 35 सेकंड के लिए, बिना रिहर्सल के लिए। इसकी जो कैपेसिटी है वो 7 ± 2 आइटम होती है। ये मिलर्स लॉ ऐसा कहता है। मिलर्स मैजिक नंबर जो था वो जॉर्ज मिलर ने दिया था। मिलर्स क्या कहते हैं मैं क्विकली समझा देती हूँ, उसका लिंक भी यहाँ पे मेंशन करूंगी, देखिएगा जरूर। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने मेंशन किया था, आपने देखा होगा कि मिलर्स मैजिक नंबर क्या है। मिलर जो थे उन्होंने एक स्टडी करी, रिसर्च करी, और उन्होंने ये देखा कि उन्होंने डिफरेंट डेटा डिफरेंट लोगों के ऊपर को दिया। उसके बाद अलग अलग पर्सन से नंबर्स को रिकॉल करवाया, डिजिट्स को रिकॉल करवाया, जैसे 4 2 5 1 3 6 9 7, 10 डिजिट का नंबर, 12 डिजिट का नंबर, इस तरीके से 12 डिजिट्स को लेके पूरा एक नंबर बना के। तो लोग क्या थे, 5 से लेके 9 तक की नंबरिंग को याद कर पा रहे थे, मतलब डेटा चंक में स्टोर कर पा रहे थे। जैसे 10 नंबर का मोबाइल नंबर होता है, 10 डिजिट्स का मोबाइल नंबर होता है, आप उसे कैसे याद रखते हैं कि आप उसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे याद रखते हैं? ऐसे तो नहीं याद रखते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है। कोई 2 डिजिट्स में याद रखने की कोशिश करता है, कोई 5 5 भी कर लेता है, कोई 4 3 3 करता है। तो ये क्या है, हम चंक ऑफ डेटा है जो हम इसको अपने पास अपनी मेमोरी में बनाए रखने के लिए यूज कर रहे हैं, है ना, उसकी क्लस्टरिंग कर ले रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या हुआ, उन्होंने नोटिस किया कि जो लोग थे वो 5 तक कर ले रहे थे या फिर 9 तक कर ले रहे थे, पर ये एक रेंज मिली उनको 5 से लेकर 9 तक। तो उन्होंने ये देखा कि 5 और 9 का जो एवरेज है वो कितना है, 7। तो उन्होंने 7 ± 2 जो है यहाँ पे मिलर्स मैजिक नंबर दिया, और ये कहा कि यही इतना ही चंक ऑफ डेटा कोई पर्सन अपनी मेमोरी में होल्ड कर सकता है। अब देखिए, जिसका एग्जाम्पल भी है कि हम कोई फोन नंबर याद करने की कोशिश करते हैं जिससे कि हम उसे याद रख सके। कोई हमें अपना नाम बता दे, जैसे आप किसी सोसाइटी में जा रहे हैं, वहाँ किसी गार्ड से आपकी बात हुई, आपने कहा भाई आपका नाम क्या है, तो उन्होंने आपको नाम बताया, फिर आप उसको ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपको वो नाम का रेफरेंस कहीं देना हो, लेकिन फिर आप भूल जाएंगे क्योंकि आपके मतलब की चीज नहीं है, वो जबरदस्ती याद रखने की जरूरत नहीं है। आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो किसी भी इंफॉर्मेशन को लंबे टाइम तक याद करने के लिए जरूरी है। आप ये जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं ना, इसमें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी काम आएगी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखेंगे तो सब भूल जाएंगे। लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखने के लिए अच्छा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लगता है ये वीडियो बस एक बार देख के काम हो जाएगा आपका, अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ रहे हैं तब तो हो ही जाएगा, क्योंकि टाइम ही नहीं है आपके पास, यही पढ़ना है, यही समझना है। लेकिन अगर आप पहले पढ़ रहे हैं, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, तो अब आप क्या कोशिश करेंगे, एक बार इस वीडियो को देख लिया, एक बार और हम रिहर्स कर लें, फिर दोबारा टाइम मिल जाए तो इसको नोट से पढ़ लें, या हमने जो नोट्स बनाए वहां से पढ़ लें। ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप रिहर्सल कर रहे हैं। रिहर्सल भी कई तरीके का होता है, एलैबोरेटिव रिहर्सल होता है, डिफरेंट टाइप के रिहर्सल्स होते हैं। तो हम रिहर्स करते हैं चीजों को, तो कोई भी चीज होगी वो हमारे माइंड में रहेगी। किसी एक चीज को हम जब रोज करते हैं, अब आप जो भी प्रोफेशन में होंगे, जिस भी वर्क को आप करते होंगे, उसमें आप इतने यूज टू हैं कि बिना आप एक पॉइंट पर आकर इतने स्किल्ड हो चुके हैं उसमें कि आपको उसके लिए एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे होंगे अलग से। कोई भी ऐसा काम हो, चाहे मोटर स्किल हो, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो लंबे टाइम तक हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, लेकिन उसके लिए हमें डिफरेंट रिहर्सल्स करने पड़ते हैं, और हमारी नॉलेज, एक्सपीरियंसेस, स्किल्स, ये सब लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट होते हैं। अगर आप में कोई स्किल है तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट है, अगर आपको नॉलेज है किसी चीज की तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट है ना। ये पोटेंशियली लाइफ लॉन्ग हो सकती है ड्यूरेशन इसकी, बहुत सारे केसेस में। इसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है। इसकी टाइप की बात करें तो एक्सप्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी, 2 टाइप में इसको हम डिवाइड करते हैं। जो चीजें हम कॉन्शियसली रिकॉल कर सकते हैं, जैसे फैक्ट्स एंड इवेंट्स। एक्सप्लिसिट मेमोरी की बात करें तो हम इसको कॉन्शियसली रिकॉल कर सकते हैं, जैसे कि हमने आपसे किसी भी स्टेट की कैपिटल पूछी, किसी कंट्री की कैपिटल पूछी, तो आप उसको रिकॉल करेंगे और तुरंत बता देंगे, है ना, आप इजीली बता पाएंगे, वो आपकी मेमोरी में स्टोर्ड है। और इम्प्लिसिट मेमोरी अनकॉन्शियस रिकॉल होता है, जैसे कोई भी मोटर स्किल जिसको जैसे आप कोई भी
ड्राइव अगर आप कर रहे हैं, ड्राइविंग आप करते हैं, तो आपको पता है उसको उसमें की लगानी है, स्टार्ट करना है, आप चलते चले जाएंगे। अगर बीच में कोई आपसे बात भी कर रहा है या फोन भी आ गया तो आप वो भी काम कर लेते हैं। तो इसलिए इम्प्लिसिट मेमोरी वो होती है जो अनकॉन्शियसली रिकॉल हो जाती है। ओके, तो ये 3 टाइप की मेमोरी है जिनको अगेन हम अभी एटकिंसन रिचर्ड शिफ्रिन के मॉडल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि एटकिंसन और रिचर्ड शिफ्रिन ने मॉडल क्यों दिया था। इनका जो मॉडल है वो मेमोरी बेस्ड मॉडल है, मल्टी स्टोर मॉडल ऑफ मेमोरी भी कहते हैं। इसमें इन्होंने ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ मेमोरी के टाइप डिफाइन किए थे, लेकिन इन्होंने और एलैबोरेटिव वे में ये बताया था कि ये तीनों मेमोरीज कनेक्टेड कैसे हैं। जो टॉपिक आपने अभी पढ़ा उसमें तीनों की बात अलग अलग हो रही थी, लेकिन उससे ठीक पहले मैंने आपको एक कनेक्शन जोड़ के दिखाया था तीनों का, कि जब हम सेंसरी मेमोरी की बात करते हैं तो एक इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं, फिर उसको लॉन्ग टाइम तक रखते हैं तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी बनती है, शॉर्ट टर्म को और इलैबोरेटिव करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म बनती है। ये चीज जो मैंने आपको बताई है यही हमारा रिचर्ड इनका एटकिंसन रिचर्ड शिफ्रिन का मॉडल है, इसमें कुछ और नई बात नहीं है। ये कहते हैं कि मेमोरी कंसिस्ट ऑफ 3 की कंपोनेंट्स एंड ईच स्टेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मेमोरी प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। 3 टाइप की मेमोरी को ये भी हाईलाइट करते हैं, और ये भी कहते हैं कि जो हर स्टेज है वो मेमोरी की प्रोसेसिंग में, स्टोरेज में अपना अपना रोल प्ले करती है। सिंपल बात कहते हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं करते हैं। तो जब ये तीनों टाइप की मेमोरी की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें अपने आंसर में तीनों को डिफाइन भी करना पड़ेगा। वो आपने जो ऊपर एक्सप्लेनेशन पढ़ा था उसको, उस एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा हमने और बढ़ा दिया है, यहाँ पे वही चीज है, कॉपी पेस्ट हुआ एक तरीके से, लेकिन थोड़ा बढ़ा के कराया हमने, इसमें चीजों को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, सेंसरी मेमोरी क्या होती है सब आप पढ़ चुके हैं। इसके प्रोसेसेस में क्या होता है, इफ अटेंशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द स्टिमुलस इन सेंसरी मेमोरी द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड टू शॉर्ट टर्म मेमोरी, चेंज हो जाती है यही मेमोरी जब इसमें थोड़ा सा हम एफर्ट्स लगा दें, है ना। और ये बहुत शॉर्ट होती है। आइकॉनिक मेमोरी, विजुअल मेमोरी जो है वो 0.5 सेकंड्स के लिए होती है। इकोइक मेमोरी जो है वो 2 से 4 सेकंड्स के लिए होती है। ये सब इनकी स्टोरेज होती है। तो कुछ चीजें बढ़ गई हैं यहाँ पे। ऑलराइट, एग्जाम्पल भी हमने ऐड कर दिया है कि किसी ऑब्जेक्ट को देखने के बाद इसकी जो इमेज है वो हमारे सेंसरी मेमोरी में ब्रीफली रह जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी का फंक्शन क्या है आपको पता है, ये वर्किंग मेमोरी होती है क्योंकि हमारे डिफरेंट मेंटल टास्क के लिए स्पेस क्रिएट करती है, तो वर्क करती है। फिर इसका जो ड्यूरेशन है ये वही वाला है, मिलर्स मैजिक नंबर की फिर से हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। प्रोसेसिंग में क्या होता है, इफ नॉट रिहर्स्ड इंफॉर्मेशन में डिके और डिस्प्लेस्ड बाय न्यू इंफॉर्मेशन। अगर आज आप ये सब पढ़ रहे हैं, कल को आपकी जॉब लग जाएगी, फिर आप थोड़ी ये सब याद रखेंगे। ओवरऑल आप जानते होंगे लेकिन एक इतना माइन्यूटली आप शायद ना ध्यान में रख पाए, है ना। अब ये अलग बात है, पढ़ाने लगी टीचर बन जाएंगे तो सब फिर याद रहेगा ही रहेगा, फिर अलग बात है। तो यहाँ पे जो भी रिहर्सल के थ्रू हम इसको लंबे टाइम तक रख पाते हैं। रिहर्सल का क्या रोल है, ये रिहर्सल का रोल ये होता है कि इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में। कोई एग्जांपल दिया है कि ग्रोसरी लिस्ट आपको याद रखते हैं, आप जब स्टोर में होते हैं तो याद रखते हैं ग्रोसरी लिस्ट क्या क्या लेनी है, लेकिन फिर जब वॉक अवे कर लेते हैं तो भूल जाते हैं। इस तरीके से लॉन्ग टर्म मेमोरी पे भी आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है, ये लॉन्ग पीरियड तक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, देखते जाइए आप लोग, साथ साथ पढ़ते जाइए, समझते भी जाइए, क्योंकि सिंपल बातें बता चुकी हूँ तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। इस क्या होती है इसकी कैपेसिटी की बात करें, अनलिमिटेड होती है कैपेसिटी में, और वेरियस डेटा को सेव कर सकती है। इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में पहुंचती है एनकोडिंग के थ्रू। एनकोडिंग क्या होती है, जैसे मैंने आपसे ये कहा, आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, मेटाफिजिक्स। ओके, तो आपने सुन लिया मेटाफिजिक्स, अब आप उसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि मैंने आपसे कहा है ध्यान में रखना है। तो ये केवल आपकी सेंसरी मेमोरी नहीं रही, अब ये वर्किंग मेमोरी बन गई क्योंकि आपने इस टर्म को ध्यान में रखना है, तो आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन जब मैंने आपको मेटाफिजिक्स के बारे में थोड़ी बातें और डिटेल में बताई, तो अब क्या होगा, अब मेटाफिजिक्स का परसेप्शन भी आपके माइंड में बदल गया, अब आप उसको और तरीके से ध्यान में रख रहे हैं। अब आप थोड़ा इलेबोरेटिव वे में मेटाफिजिक्स को जानते हैं, तो ये क्या हो गया, ये अब लॉन्ग टर्म में हो गया। तो मतलब कोई पर्सन आपको मिलेगा तो न केवल आप मेटाफिजिक्स का नाम बल्कि उसके बारे में भी बता पाएंगे, तो थोड़ा सा इलेबोरेशन यहाँ पे हो जाता है। जैसे हाउ टू राइड अ बाइक, ये हमारा देखिए, हाउ टू राइड अ बाइक मतलब बाइक राइड करना एक जनरल बात है, आप जानते हैं कि ये गाड़ी को चला भी सकते हैं। कैसे चला सकते हैं उस प्रोसेस की जब बात आती है, तो या किसी चाइल्डहुड इवेंट की रिकॉलिंग हम करते हैं तो ये चीज हो जाती है। अब इस मॉडल में आ जाते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने 3 टाइप की बात करी थी। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन द मॉडल, सेंसरी इनपुट, अटेंशन, रिहर्सल, एनकोडिंग, रिट्रीवल, ये 3-4 टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको लिखना ही लिखना है, ये इस मॉडल का पार्ट है। ओके, पर कुछ बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है। सेंसरी इनपुट का मतलब हो गया कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें अपने सेंसरी से मिलती है, ठीक है, वो हमें जो भी इंफॉर्मेशन हमारे सेंसरी ऑर्गन रिसीव करते हैं, वो कहाँ से करते हैं, एनवायरमेंट से करते हैं, तो उन सभी को हम कहते हैं एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। वो एंटर करते हैं सेंसरी मेमोरी में। फिर क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे इसका जो फ्लो की हम बात कर रहे हैं ना, तो इस स्टेप में हम चलेंगे।
फिर इसके बाद हम अगर अटेंशन दिया जाए उस स्पेसिफिक सेंसरी इंफॉर्मेशन को, तो ये शॉर्ट टर्म में चली जाती है। फिर रिहर्सल एनकोडिंग, वही शॉर्ट टर्म को अगर हम एनकोड भी कर पाए और ढंग से बता पाए तो इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में एक्टिव भी रहती है और रिहर्सल एनकोडिंग के थ्रू लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है और एक मीनिंगफुल प्रोसेसिंग होती है। देखिए ये बात यहाँ पे लिखी है ना, मीनिंगफुल प्रोसेसिंग, यही चीज मैं आपको मेटाफिजिक्स का एग्जांपल देके समझा रही थी। फिर हम अब आती है रिट्रीवल की बात, जिसकी बात अभी तक नहीं हुई। रिट्रीवल का मतलब होता है कि आप वही इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाएंगे। जैसे मैंने अभी कहा कि मेटाफिजिक्स से आपके बारे में, आपसे कोई मेटाफिजिक्स के बारे में पूछ लेगा, उल्टा बोल दिया मैंने, आपसे अगर कोई मेटाफिजिक्स के बारे में पूछ लेगा तो आप क्या करेंगे, बता पाएंगे, डिटेल में बता पाएंगे। तो अब क्या हो रही है, इन्फॉर्मेशन रिट्रीव हो रही है मेमोरी में जाके। हमने कोई कुआं तो नहीं बना रखा है जहाँ पे सब कुछ डालते चले जाना है हमको, है ना। वहां से इन्फॉर्मेशन बाहर भी निकलती है। हम लोग सिर्फ अभी तक मेमोरी की स्टोरेज की बात कर रहे हैं, लेकिन मेमोरी को रिट्रीव भी तो किया जाता है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, इस रिट्रीवल का भी एक काम होता है, लेकिन रिट्रीवल कहाँ से हो सकता है, आप ही सोचिए। रिट्रीवल लॉन्ग टर्म से ही तो होगा तो शॉर्ट टर्म से भी, लेकिन वो शॉर्ट टर्म से फिर रिट्रीवल भी शॉर्ट वाला ही होगा, मगर लॉन्ग टर्म से अच्छा रिट्रीवल हम रिसीव कर पाएंगे। ठीक है। इस मॉडल के की फीचर्स की बात करें तो ये एक लीनियर प्रोसेस पर बेस्ड है कि मॉडल सजेस्ट करता है कि एक सीक्वेंशियल फ्लो होता है इंफॉर्मेशन का, जो सेंसरी मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी तक जाता है। बीच में क्या पड़ती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। कई बार बात हो गई है ये, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। रिहर्सल एज अ क्रिटिकल फैक्टर, यहाँ पे रिहर्सल को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। अगर रिहर्सल ना हो तो ये मॉडल ही ना हो। सिंपल, आप समझ रहे हैं ना, रिहर्सल ही इस मॉडल की बैकबोन है। ये बताता है कि जब जब मेमोरी रिहर्स होगी तभी वो आगे फॉरवर्ड हो पाएगी। डिके डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर है। बिना रिहर्सल के इंफॉर्मेशन जो है वो डिके हो जाएगी और या फिर उसका नई इंफॉर्मेशन उसको रिप्लेस भी कर सकती है। मॉडल के क्रिटिसिज्म की बात करें तो ओवर सिंप्लीफिकेशन है यहाँ पे। यहाँ कहा जाता है कि जो मॉडल है वो बहुत सिंपल है। अब आप सोचिए, खुश हो जाइए इस बात से कि सिंपल है, आपको एग्जाम में लिखने में भी मजा आएगा क्योंकि मॉडल तो बहुत सिंपल है और ये आता भी है 10 मार्कर में। और मैं तो चाहूंगी जरूर आए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो आप लोग नहीं लिख सकते अपनी तरफ से, है ना। इंटरेक्शन बिटवीन स्टोर्स, जो भी स्टोरेज सिस्टम में, हमारे 3 स्टोरेज सिस्टम हो गए मेमोरी के, तीनों के बीच में इंटरेक्शन की ये बात करता है। रोल ऑफ प्रोसेसिंग, द मॉडल एम्फेसाइजेस रिहर्सल बट ओवरलुक्स द इंपॉर्टेंस ऑफ डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग कैसे हो रही है इसकी बात तो ये करता है, पर कितनी हो रही है इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई। यहाँ पे हमने ऐसी कोई बात करी है कि जिसमें हमें पता चले कि शॉर्ट टर्म की सारी मेमोरी हमारी लॉन्ग टर्म में पहुंच जाती है या कुछ डिके हो जाती है, इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। मतलब इन्होंने डिके फॉरगेटिंग को मॉडल में इंक्लूड नहीं किया है, ये इसका एक ड्रॉबैक है। ओके, लेकिन उस काम को किसने किया बाद में, उसको लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग में किया गया है, जो कि क्रैक एंड लॉकहार्ट ने किया है। ये हम आगे पढ़ेंगे, ये भी इसी में मॉडल आता है। फिर कंक्लूजन देख लीजिए इसका क्या है क्विकली। आप इसका कंक्लूजन देखिए क्विकली। मैं एक वाटर ब्रेक लेके आती हूँ कि मुझे इन वाले वीडियोस में बहुत जरूरत पड़ रही है। तो मैं अपनी स्पीड को जो है वो स्लो नहीं कर सकती चाह कर भी, क्योंकि मुझे लगता है ऑलरेडी वीडियो पता नहीं कितना लंबा हो रहा होगा। इसी बीच में देख भी लेती हूँ हमारा जो वीडियो का टाइम है। आप लोग क्विकली रीड कर लीजिए जो भी इसमें दिया हुआ है। देखिए इतनी देर में 35 मिनट्स का वीडियो हो चुका है। पता नहीं मैं कैसे एक्सप्लेनेशन लंबा कर देती हूँ, मुझे खुद नहीं पता चलता पढ़ाते वक्त टाइम का कि टाइम जा कहाँ रहा है। और हम सरप्राइज के भी शायद 33-34 मिनट्स का वीडियो हो चुका है और इतने में मैंने आज सिर्फ 2 टॉपिक कवर किए। मैं तो अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करती चली जा रही हूँ कि कहाँ मैंने पहली क्लास में जो है वो 6 टॉपिक कवर कर दिए थे। कोई बात नहीं, मुझे मज़ा भी बहुत आ रहा था आपको पढ़ाने में। फिलहाल वोग एंड नॉर्मन मॉडल पे आ जाते हैं। ये भी मेमोरी पर बेस्ड मॉडल है और मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि यही मेरा आज का लास्ट टॉपिक हो जाएगा अगर मैंने इसको टाइमली कवर नहीं किया, क्योंकि मैं इतना लंबा वीडियो नहीं बना सकती अगेन, जो कि आपके माइंड को बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई करे। अभी तक मेरा टारगेट 6 वीडियोस का था, मुझे लग रहा है फिर आगे पहुंचने वाली है बात। खैर कोई बात नहीं, वोग एंड नॉर्मन मॉडल पे आ जाते हैं। चलिए पढ़ लीजिए, आप थोड़ा स्पीड में पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मॉडल है, ये भी मेमोरी पर बेस्ड है, लेकिन इसमें मेमोरी की 2 स्टेजेस की बात की गई है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ओके, तो प्राइमरी मेमोरी जिसको शॉर्ट टर्म मेमोरी कहा गया है और सेकेंडरी मेमोरी जिसको लॉन्ग टर्म मेमोरी कहा गया है। तो क्या सेंसरी मेमोरी एग्जिस्ट नहीं करती, वो कहाँ चली गई, वो कहीं नहीं गई है। बिना सेंसरी मेमोरी के तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो भी तो हम अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही रिसीव करेंगे। भाई इन्फॉर्मेशन हमारे पास कहाँ से आएगी, वो चल के तो आएगी नहीं, वो हम ही उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे।
ओके, तो यही बात अपने मॉडल में ये कहते हैं। अब इनके की कॉन्सेप्ट्स पे आ जाते हैं। ये आपने रीड कर ही लिया होगा, जब मैं पानी पी रही थी तो आप लोग रीडिंग कर रहे थे बहुत अच्छे से, मैंने देखा था ध्यान से आप लोगों को कि आप लोग रीडिंग कर रहे थे। चलिए की कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं, मुझे वीडियो को थोड़ा क्विक करना है इसलिए भी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के ही सिमिलर होती है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में जानते हैं तो आप वो सारी बातें लिख देंगे, कुछ बदलेगा नहीं यहाँ पे। किसकी कैपेसिटी क्या होती है, इसकी फंक्शनिंग क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी इंफॉर्मेशन को होल्ड करती है जो कि हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस के लिए रिक्वायर्ड होती है। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस के लिए रिक्वायर्ड होती है ना। इसका फंक्शन क्या होता है? ये अलाउ करती है इमीडिएट यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि किसी फोन नंबर को याद रखने की कोशिश करना। ये सब वही पॉइंट्स है जो आपने पढ़े हैं। सेकेंडरी मेमोरी, ये एसएम लिखा है, इसको सेंसरी मेमोरी से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि उस वाले मॉडल में हम जब बात करते हैं तो सेंसरी मेमोरी के लिए हम एसएम यूज करते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए हम एसटीएम यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए एलटीएम यूज करते हैं। तो कहीं कंफ्यूज मत होइएगा, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखी है, चाहिए तो मत लिखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। मगर ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के सिमिलर है, इसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड है, इसका फंक्शन आपको पहले से पता है कि क्या होता है। ये सेकेंडरी मेमोरी कैन बी रिट्रीव्ड इनटू प्राइमरी मेमोरी व्हेन नीडेड। सेकेंडरी मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, रिट्रीव भी किया जा सकता है। जैसे कि रिमेंबरिंग द नेम ऑफ अ चाइल्डहुड फ्रेंड आफ्टर मेनी इयर्स वुड बी एन एग्जांपल ऑफ रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी। इस मॉडल का फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? यहाँ सेंसरी इनपुट क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट फर्स्ट एंटर प्राइमरी मॉडल। मैंने आपको पहले बताया प्राइमरी मेमोरी, मैंने आपको भी पहले बताया कि यहाँ पर भी जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो रिसीव तो हमें एनवायरमेंट से ही होगी, बस उसका नाम हम यहाँ पे सेंसरी मेमोरी नहीं कह रहे हैं। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी जो है, इस मॉडल में जो प्राइमरी मेमोरी है वो प्रीवियस मॉडल की सेंसरी प्लस शॉर्ट टर्म का टोटल, ऐसे समझ लीजिए। ओके, फिर रिहर्सल होता है, रिहर्सल उसमें भी होता था। यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी को जब रिहर्स किया जाता है, रिपीट किया जाता है, तो ये सेकेंडरी मेमोरी में लॉन्गर स्टोरेज के लिए कन्वर्ट हो जाती है। इंटरफेरेंस और फॉरगेटिंग आती है यहाँ पे। इंफॉर्मेशन प्राइमरी मेमोरी में कैन बी लॉस्ट सॉरी कैन बी लॉस्ट थ्रू इंटरफेरेंस और डिके भी हो सकता है, रिट्रीव भी कर सकते हैं इस मेमोरी को। सब चीजें वही हैं, बार बार वही चीजें आ रही हैं। तो इस मॉडल की प्रोसेसेस क्या है? तो रिहर्सल है, रिपीटेड एक्सपोजर होना जरूरी है, मेंटल रेपिटेशन हेल्प्स स्ट्रेंथन मेमोरीज एंड मूव्स देम टू सेकेंडरी मेमोरी। वही सब कुछ है। मतलब मैं बार बार ये बोल रही हूँ तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत जल्दी निपटा रही हूँ इसे। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो इतनी देर से हम बात कर रहे थे वही इस मॉडल में चलेगा, बस नाम बदल गया है, जिसको आप दो अलग नाम से जान रहे हैं। यहाँ पे इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस वो होता है जो किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे हमारी तरफ से भी हो सकता है, हमारी फॉरगेटिंग भी जो है वो इंटरफेरेंस का रोल प्ले कर सकती है, या कोई दूसरी चीज ओवरलैप कर जाए। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपके फ्रेंड का कॉल आ गया, उसने कहा चलो चल के पार्टी करते हैं या कुछ घूम के आते हैं कहीं। तो अब आप जो चीजें पढ़ रहे थे वो आपके माइंड से इसलिए वॉश्ड आउट हो गई क्योंकि आपके किसी और चीज ने आपके दिमाग में जगह बना ली। तो कुछ भी इंटरफेरेंस हो सकता है जो आपकी मेमोरी को होल्ड करने में प्रॉब्लम क्रिएट करे। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? ओल्डर इन्फॉर्मेशन इंटरफेयर्स विद द एक्विजिशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। पुरानी कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए नई को करने के लिए, या फिर रेट्रोएक्टिव में उल्टा हो जाता है कि न्यू इन्फॉर्मेशन इंटरफेयर्स विद द रिटेंशन ऑफ प्रीवियसली लर्न इन्फॉर्मेशन। जो मैंने आपको फ्रेंड वाला एग्जांपल दिया वो रेट्रोएक्टिव में आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, नई इन्फॉर्मेशन ने अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करा दिया। तो इसका क्या एग्जाम्पल होगा? प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस का एग्जाम्पल इसी सिचुएशन में देती हूँ कि आप पढ़ने बैठे थे और आपको किसी की बहुत ज्यादा याद आ गई, अब उसके बारे में आपने सोचना शुरू कर दिया तो आप सारी चीजें भूल गए। ये हो गया आपका रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, इस मॉडल की जब हम अदर मॉडल से कंपैरिजन करते हैं तो एटकिंसन शिफ्रिन मॉडल में सिमिलैरिटीज हैं, ऑफ कोर्स नहीं होती तो मैं ये टॉपिक इतना फास्ट नहीं कवर कर पाती। डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इंटरफेरेंस पे ये थोड़ा ज्यादा रोल प्ले करता है, जो कि फॉरगेटिंग का मेन कॉज होता है। हम किसी इंटरफेरेंस की वजह से तो चीजें भूल जाते हैं। तो यहाँ इसमें क्या डिफरेंस है एटकिंसन और रिचर्ड में? प्रीवियस और इस मॉडल में सिमिलैरिटीज तो बहुत हैं, लेकिन इंटरफेरेंस का जो अपना रोल है जिसकी वजह से ये इस मॉडल को उससे डिफरेंट कर देता है। वरना और फर्क ही क्या था? आप देखिए सारी चीजें तो सेम ही लग रही थी। सिंगल स्टेज मॉडल क्या है? बाकी के जो मॉडल आए जो अलग लोगों ने दिए, उन लोगों ने शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी के बीच में स्ट्रिक्टली सिक्वेंशियल फ्लो क्रिएट किया, जो कि वॉग एंड नॉर्मन ने सजेस्ट किया था। अब वॉग एंड नॉर्मन का एक्सपेरिमेंट क्या था एग्जैक्टली इसको पढ़िए, देखिए ये इंटरेस्टिंग चीज है। वॉग एंड नॉर्मन कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड प्रोब डिजिट टास्क टू टेस्ट द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इन्होंने प्रोब क्रिएट किया था, प्रोब टास्क था, जिसमें पार्टिसिपेंट्स वर प्रेजेंटेड विद अ लिस्ट ऑफ डिजिट्स एट डिफरेंट स्पीड। After the list were presented,
a probe digit appeared and participant had to recall the digit that followed the probe in the original list. Results showed that faster presentation rates led to better recall of earlier digits, indicating that forgetting is primary memory is more likely due to interference than decay. तो इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, जब वॉग एंड नॉर्मन ने डिफरेंट डिजिट्स प्रोवाइड कराई डिफरेंट स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्पीड्स पर, तो जितना फास्टर कॉल हुआ, जितना फास्टर उसकी रिकॉलिंग हो पाई, उतना ही क्विकली हम देख पाए कि इंटरफेरेंस वहां पे रोल प्ले नहीं कर पाया. फॉरगेटिंग इन प्राइमरी मेमोरी इज मोर लाइकली ड्यू टू इंटरफेरेंस देन डिके, मतलब इंटरफेरेंस जितना कम होगा उतना ही ज्यादा मेमोरी जो है वो लंबे टाइम के लिए होल्ड करेगी. ये कॉन्सेप्ट भी था इसी मॉडल का, वही चीज निकल के आती है. तो कंक्लूजन में आप ये सब चीजें पढ़ सकते हैं. अगेन इंटरफेरेंस का हम यहाँ पे ज्यादा रोल शो करते हैं, वही आपको करना है. आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. ये टॉपिक तो मैं लूंगी इस वीडियो में, चाहे अभी ये थोड़ा लंबा भी हो जाएगा तो चलेगा, क्योंकि छोटा टॉपिक है, ज्यादा टाइम इसमें हम लगेगा नहीं. यहाँ पे 4 प्रिंसिपल्स की बात की गई है. जनरल प्रिंसिपल्स भी होते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के, जनरल प्रिंसिपल्स आपको नहीं लिखने हैं. जो 4 आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, हाईलाइटेड भी रहेंगे, मैं ड्रॉ करके भी एक्सप्लेन करूंगी, उनकी बात करनी है. तो वैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या होती है? इंफॉर्मेशन का प्रोसेस होना. इंफॉर्मेशन हमने एनवायरमेंट से रिसीव करी, अब वो प्रोसेस कहाँ होगी? हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में उसका प्रोसेसर चलेगा. ऑलराइट, तो यही होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. आप इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बारे में थोड़ा लिख सकते हैं. इसे क्विकली रीड कर लीजिए मेरे साथ में, मतलब मेरे साथ नहीं, आप ही रीड करिए, मैं सिर्फ देखूंगी इसको 1 सेकेंड के लिए. और उसके बाद में आती हूँ फर्स्ट अजम्पशन की तरफ कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का पहला अजम्पशन क्या है. ओके, मेरे ख्याल से आपने पढ़ लिया होगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना जिनके पास नोट्स हैं वो नोट्स साथ में लेके बैठ सकते हैं. आ जाते हैं हम लोग पहले इसकी तरफ, लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ द मेंटल सिस्टम. क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि हमारा जो मेंटल सिस्टम होता है उसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है? इसका मतलब ये हो गया कि जो भी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है वो सब एक कांस्टेंट पर है, मतलब वो उसकी एक लिमिट है, उसकी लिमिटेड कैपेसिटी है. द assumption of limited capacity underscores that human must be selective and efficient in how they process information. मतलब हमें कौन सी चीज रिसीव करनी है, कौन सी रिसीव नहीं करनी है, किसको छोड़ देना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रिलेवेंट है, ये सब कुछ हमारा ब्रेन करना जानता है, क्योंकि हमारे जो कॉग्निटिव रिसोर्सेज हैं वो फाइनाइट है. ओके, इनफाइनाइट नहीं है. When studying for an exam, if you attempt to read multiple textbooks at once while also watching a video, you might struggle to retain any of the information. सब कुछ एक साथ करते हैं तो चीजें नहीं हो पाती हैं, है ना. वही चीज बताना चाहते हैं कि हमारे मेंटल सिस्टम की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है. इस प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए मैं आपके वीडियोस की लेंथ को उतना ही रखने की कोशिश कर रही हूँ कि आप जितना एक बारी में सेव कर पाएं अपने माइंड से. लेकिन अगर आप डिफरेंट सारी चीजों को एक साथ पढ़ेंगे तो क्लैश होना तय है, तो वो मैं नहीं होने दूंगी, डोंट वरी. तो ये केस का एग्जाम्पल हो गया. सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है? पहला प्रिंसिपल क्लियर है कि मेंटल स्टोरेज जो है वो लिमिटेड है. ओके, सेकंड प्रिंसिपल ये कहता है कि कंट्रोल मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड टू ओवरसी द एनकोडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज. पूरी लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं कि कंट्रोल मैकेनिज्म की हमें रिक्वायरमेंट होती है टू ओवरसी द एनकोडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. जैसे कि एटकिंसन रिचर्ड शिफ्ट ने अपने मॉडल में भी इस चीज को कहा है कि not all of the processing capacity of the system is available. An executive function that oversees this process will use up some of this capability. जैसे कि कोई हम एक टास्क लर्न कर रहे होते हैं नए एनवायरनमेंट में, तो जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है हमारा वो ज्यादा प्रोसेसिंग पावर को उसकी जरूरत होती है जब हम कोई एक रूटीन टास्क को कर रहे होते हैं उसके कंपैरिजन में. मतलब जब हम किसी भी काम को करते हैं तो हम अपने सारे एफर्ट्स उसमें लगा देते हैं. ओके, तो ये क्या होता है कि कंट्रोल मैकेनिज्म की हमें वहां पे जरूरत होती है जब हम कुछ भी एनकोड करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं. जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सिंपल एग्जांपल है कि आप मेमोरी से रिलेटेड इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अभी आपके माइंड में एग्जांपल्स भी वही आएंगे, आप उस पर ही सारा फोकस लगाएंगे, आपका अटेंशन भी इधर ही होगा, सारी चीजें इसी से रिलेटेड होंगी. तो यहाँ पे किसी भी नए एनवायरनमेंट में जब हम कोई लर्निंग करते हैं नई, तो क्या होती है, इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोसेस होती है, हमें ज्यादा प्रोसेसिंग पावर की जरूरत पड़ती है बजाय कि रेगुलर रूटीन के. ये टॉपिक अगर आपके लिए नए हैं तो आप इस पे फोकस ज्यादा करेंगे. लेकिन अगर आप खाना बनाते हैं, घर में रोज बनाते हैं, कोई काम रोज करते हैं अपने ऑफिस में, तो उसको आप करते चले जाएंगे, उसमें आपको अलग से एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे. तो वहां पे आपके जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं वो स्मूथली वर्क करेंगी. लेकिन यहाँ पे आपको माइंड में थोड़ी देर पढ़ते पढ़ते प्रेशर भी फील होने लग सकता है. अब आता है थर्ड प्रिंसिपल. ये कहते हैं कि देयर इज अ टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एज वी ट्राई टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस. चीजें हमेशा दो तरफा होती हैं, ये तो आप मानते भी होंगे, जनरल लाइफ में भी हम इस प्रिंसिपल को बड़ा यूज करते हैं, थर्ड प्रिंसिपल को,
कि जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, प्रोसेसिंग उसकी होती है, तो ये चीजें टू वे चलती हैं. वी कॉन्स्टेंटली यूज इंफॉर्मेशन दैट वी गैदर थ्रू द सेंसेस एंड इंफॉर्मेशन वी हैव स्टोर्ड इन आवर मेमोरी in a dynamic process as we construct meaning about our environment. मतलब अगर हम कोई सी चीज को, आप किसी चीज के बारे में नॉलेज ले रहे हैं, आपको कोई किसी बारे में बता रहा है, तो आप उससे एसोसिएटेड चीजों को उस बात से कनेक्ट करने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक सेल्समैन आपके पास आया, उसने आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में समझाना शुरू किया, तो आप, ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल जीरो होंगे, वो कुछ ऐसी दुनिया की अनोखी चीज आपके सामने ले आएगा जिसके बारे में आपने कभी सुना, देखा, जाना या कुछ भी नहीं, एटलीस्ट जानते होंगे आप उसके बारे में. ऐसा तो नहीं होने वाला है, मैजिक तो नहीं हो रहा है यहाँ पे. तो अब क्या है, अगर वो पर्सन आपको उसके बारे में कुछ भी बता रहा है, तो उससे एसोसिएटेड बातें आपके माइंड में आ सकती हैं. तो टू वे होता है इन्फॉर्मेशन की, ना केवल हम इनटेक करते हैं बल्कि आउटपुट के थ्रू उससे कनेक्टिविटी भी बना लेते हैं. यही है टू वे फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन. ओके, फोर्थ प्रिंसिपल क्या है? Generally accepted by cognitive psychologists that the human organism has been genetically prepared to process and organize information in specific ways. जैसे कि अगर हम बात करें डिफरेंट कल्चर्स की, डिफरेंट लैंग्वेज की, तो लोग किसी भी चीज को जेनेटिकली उसके लिए प्रिपेयर्ड होते हैं उस काम को करने के लिए. और ये ही फोर्थ प्रिंसिपल है, ये हमारी प्रोसेसिंग का, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का है, कि हमारी इंफॉर्मेशन इसलिए भी प्रोसेस होती है क्योंकि उसके लिए हम कहीं ना कहीं रेडी होते हैं, जेनेटिकली वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट. जैसे लैंग्वेज को सीखना, आपके घर में जो भी लैंग्वेज बोली जाती है, आपने कैसे उसको इजीली एक्वायर करना सीख लिया, क्योंकि वो जेनेटिकली भी आपके अंदर वो चीज है कि आप हिंदी एनवायरनमेंट में बॉर्न हुए हैं, तो वो हिंदी आपको बोलना फ्लुएंटली आने लगेगा. इंग्लिश है तो इंग्लिश बोलने लगेंगे, उड़ीसा में आए तो उड़िया बोलने लगेंगे. तो क्यों हो रहा है ये? बिकॉज आप उस इंफॉर्मेशन को जेनेटिकली भी रेडी होते हैं रिसीव करने के लिए. ये इसके 4 मॉडल हैं. आगे बात करेंगे क्रैकेन लॉकहार्ट्स के लेवल ऑफ प्रोसेसिंग की. टोटल 30 टॉपिक्स हैं हमारे पास में, तो कोशिश ये रहेगी कि अब हमारे पास जो 8 टॉपिक्स बचे हैं वो आपके अगले 2 वीडियो में कवर कर दे. लेकिन मैं फिर यही बात कहूंगी, आज आपका ये 4th वीडियो है. 6 वीडियो का मेरा टारगेट है कि मैं 6 वीडियोस में टॉपिक को खत्म करूंगी, मगर कहीं पर भी मुझे एक्सप्लेनेशन लगता है कि अच्छे से समझाने की जरूरत है, तो मैं जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करूंगी और आपका भी कॉपरेशन मेरे साथ बना रहेगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ. तो चलिए, फिलहाल ये वीडियो तो काफी लंबा हो ही चुका है. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.